स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जो इसमें बात करेंगे खबरों की। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज सचिवालय में दोपहर 1 बजे से होगी कैबिनेट की बैठक। आबकारी नीति में हो सकता है संशोधन। बजट सत्र को लेकर सरकार ले सकती है फैसला। कई विभागों की सेवा नियमावली में भी हो सकता है संशोधन। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज होने जा रही है और सचिवालय में दोपहर 1 बजे से बैठक होगी। तो ये देहरादून से बड़ी जानकारी सामने आ रही। धामी सरकार की कैबिनेट बैठक आज सचिवालय में दोपहर 1 बजे से बैठक होगी। आबकारी नीति में संशोधन इस बैठक के दौरान किया जा सकता है। तो सचिवालय में दोपहर 1 बजे से कैबिनेट की बैठक होने जा रही है और आबकारी नीति में संशोधन हो सकता है। इसके साथ ही बजट सत्र को लेकर सरकार फैसला ले सकती है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अभय कैंथुरा देहरादून से लाइव जुड़ चुके हैं। अब है धामी सरकार की कैबिनेट बैठक होने जा रही है, क्या जानकारी है आपके पास? 1 बजे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक होगी। सचिवालय में कैबिनेट बैठक होगी और कई अहम निर्णयों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मंत्रिमंडल यहाँ पर कई अहम निर्णय यहाँ पर ले सकता है। सबसे बड़ी बात है कि पिछले दिनों सरकार जिस आबकारी नीति में संशोधन की बात कर रही थी, आज उस आबकारी नीति में संशोधन का प्रस्ताव यहाँ पर कैबिनेट में आ सकता है, उस पर मंजूरी ली जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि जो आबकारी का जो निर्धारित राजस्व प्राप्ति का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। अभी तक ये कह सकते हैं कि 4 करोड़ से ज्यादा का राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य आबकारी में रखा गया था, जो अब तक अपेक्षाकृत यहाँ पर राजस्व विभाग की तरफ से प्राप्त कर लिया गया है। और उम्मीद है कि इस बार इस लक्ष्य को बढ़ाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। इसके अलावा कई ऐसी नीति में कई ऐसे संशोधन यहाँ पर किए जा रहे हैं जिससे जो शराब की बिक्री या जो अभी तक की जो दुकानों के लॉट करने की जो ई टेंडरिंग की जो प्रक्रिया थी और आसान यहाँ पर हो जाएगी और लोग ज्यादा से ज्यादा इस ई टेंडरिंग की प्रक्रिया में भाग यहाँ पर ले पाएंगे। इसके अलावा पॉलिसी में सीधे तौर पर शराब की जो राजस्व प्राप्ति के जो लक्ष्यों को वृद्धि को लेकर जो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए जाने उस पर भी यहाँ पर कार्य किया जा सकता है। साथ ही कई विभागों की सेवा नियमावली पर यहाँ पर संशोधन हो सकता है, जिसमें पुलिस विभाग के अलावा स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग और वन विभाग की जो सेवा नियमावली वो प्रमुख इस पर हो सकता है। जो विभागों के जो रिक्त पद है उन रिक्त पदों को किस प्रकार से भरा जा सकता है उसको लेकर यहाँ पर निर्णय लिया जा सकता है। कोशिश यही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की कि राज्य में जो सरकार इस समय विकास के पथ पर अग्रसर है उसको किस प्रकार से और तेज गति यहाँ पर प्रदान की जा सकती है। इसके अलावा जो सरकार का जो बजट सत्र होना है उस बजट सत्र में किस प्रकार से सरकार आगे बढ़ेगी और क्या कुछ बजट को लेकर इस समय बड़े प्रावधान किए जा सकते हैं ताकि जनता के हित का बजट कहा जा सकता है, जनता के लिए लाभकारी बजट हो सकता है। तो उन सब चीजों को लेकर भी आज कैबिनेट में मंथन हो सकता है। तो कई महत्वपूर्ण विषय आज की इस कैबिनेट में आएंगे। उम्मीद यही है कि लगभग 2 दर्जन से ज्यादा प्रस्तावों पर आज कैबिनेट की बैठक में मोहर लग सकती है। जी 1 बजे से बैठक होनी है। अब क्या तैयारियां की गई अभी तक बैठक को लेकर? शासन स्तर पर इस कैबिनेट बैठक को लेकर पूरी तैयारियां यहाँ पर हो चुकी है। उम्मीद यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जल्द ही यहाँ पर पहुंचेंगे। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक एयरपोर्ट पर जो नए टर्मिनल भवन का जो उद्घाटन आज होना था, लोकार्पण आज होना था, उस कार्यक्रम में वहाँ पर मौजूद है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराव सिंधिया भी उस कार्यक्रम में मौजूद है और उनके इस कार्यक्रम के समापन के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सीधे सचिवालय पर यहाँ पर पहुंचेंगे और यहीं पर जो सचिवालय का जो बीचन सिंह गढ़वाली जो सभागार है, विश्वकर्मा भवन का जो 5 मंजिल जो सभागार है, वहाँ पर कैबिनेट बैठक शुरू होगी। तो शासन की पूरी तैयारियां हो चुकी है। मुख्य सचिव राजद टूडी की तरफ से उन सभी अधिकारियों को यहाँ पर निर्देश दिया जा चुका है। सभी मंत्रियों को पूर्व में ही इस कैबिनेट बैठक की सूचना यहाँ पर दी जा सकती है, दी गई थी। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि 1 बजे का समय जब यहाँ पर कैबिनेट बैठक शुरू होगी। जी अब बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और बढ़ते हैं आगे। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन 17 और 18 फरवरी को होगी बैठक। दिल्ली में होगा बैठक का आयोजन। उत्तराखंड से बीजेपी के 250 नेता जाएंगे दिल्ली। सीएम धामी के नेतृत्व में जाएंगे दिल्ली। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर भी हो सकती है चर्चा। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हो सकती है और उत्तराखंड से बीजेपी के 250 नेता दिल्ली जाएंगे, जो कि सीएम धामी के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली में बैठक का आयोजन किया जा रहा है। 17 और 18 फरवरी को
बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति का बैठक का आयोजन किया जा रहा है और इसमें उत्तराखंड से 250 बीजेपी के नेता पहुंच रहे हैं, जो कि सीएम धामी के नेतृत्व में दिल्ली पहुंचेंगे। तो बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है 17 और 18 फरवरी को और सीएम धामी के नेतृत्व में प्रदेश के 250 बीजेपी नेता दिल्ली पहुंचेंगे और इस दौरान जो है लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी हो सकती है। तो देहरादून से खबर सामने आ रही, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है और 17 और 18 फरवरी को बैठक का आयोजन किया जा रहा है। वहीं दिल्ली में बैठक का आयोजन किया जा रहा है जिसमें राज्य के 250 नेता पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में। और अजय अभय हमारे साथ लगातार बने हुए। अभय, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक का आयोजन होना है, क्या जानकारी है? बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली में होने जा रही है। 17-18 फरवरी को दिल्ली में ये बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक होगी, जिसपर लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन किया जाएगा, रणनीति बनाई जाएगी कि किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की जा सकती है। इसके अलावा उत्तराखंड से 250 एक कार्यकर्ताओं की एक फौज वहां पर जाएगी, पदाधिकारियों की फौज वहां पर जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सम्मिलित होंगे, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सम्मिलित होंगे, पूर्व मुख्यमंत्री यहाँ पर इस कार्य समिति की बैठक में सम्मिलित होंगे। जो राष्ट्रीय सचिव हैं या जो प्रदेश पदाधिकारी हैं, जो संगठन से जुड़े हुए अहम लोग हैं, वो इस कार्य समिति की बैठक में जाएंगे। कार्य समिति की बैठक का उद्देश्य यही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर जो मंथन होना, उस मंथन से जो निष्कर्ष निकले, जो पार्टी हाईकमान के जो निर्देश होंगे, उन निर्देशों के आधार पर प्रदेश के भीतर किस प्रकार से संगठन का काम यहाँ पर किया जाना है, संगठन के माध्यम से जनता के बीच में कैसे अपनी रीति नीति को और मजबूती के साथ आगे पहुंचाना, ताकि संगठन से जनता जुड़ सके और इस लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल हो सके। तो बीजेपी की तरफ से कोशिश यही की जा रही है। ये कहा जा सकता है कि ये फाइनल रिहर्सल है लोकसभा चुनाव से पहले की बीजेपी की, जब सभी पदाधिकारियों को, चाहे राष्ट्रीय स्तर का हो या प्रदेश स्तर का हो, उन्हें दिशा निर्देश चुनाव को लेकर यहाँ पर दिए जाएंगे। साथ ही कोशिश यह है कि जो लक्ष्य अभी पार्टी ने चुना है कि अब की बार 400 पार का जो लक्ष्य पार्टी ने चुना है, उस लक्ष्य को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, कैसे ज्यादा से ज्यादा मत हासिल किए जा सकता है, विपक्षी दलों के जो प्रहार है या जो आरोप है, उन आरोपों को कैसे नाकाम किया जा सकता है, उन सब चीजों को लेकर मंथन यहाँ पर होगा। ये समझा जा सकता है कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी एक और बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर संचालित कर सकती है और उसके लिए इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में मंथन किया जाएगा। जी सीएम पुष्कर सिंह धामी के अलावा और कौन से बड़े नेता प्रदेश से जो है दिल्ली के लिए पहुंचेंगे बैठक के लिए? इस बैठक में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी मौजूद रहेंगे। पार्टी के जो प्रदेश महामंत्री हैं, तीनों जो प्रदेश महामंत्री, 2 प्रदेश महामंत्री और 1 संगठन महामंत्री, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को इस बैठक के लिए आमंत्रण यहाँ पर आ चुका है। जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के जो सदस्य हैं वो इस बैठक में मौजूद यहाँ पर रहेंगे। जो सचिव है, राष्ट्रीय सचिव हैं, वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे उत्तराखंड से जुड़े हुए। इसके अलावा संगठन के ऐसे तमाम जो कार्यकर्ता, चाहे पूर्व सांसद यहाँ पर रहे हो या पूर्व विधायक, जिनको संगठन में अहम जिम्मेदारी दी गई है, वो सभी इस बैठक में यहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि 2 दिन की इस राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में उत्तराखंड से भी उत्तराखंड की जो 5 लोकसभा सीटें, उनको लेकर भी वहाँ पर बातचीत होगी और उन सीटों पर कैसे जीत की हैट्रिक यहाँ पर ली जा सकती है, उस जीत की हैट्रिक को लेकर बातचीत वहाँ पर होगी, ताकि बीजेपी इस बार नए सिरे से नई योजना के साथ अपनी जीत की हैट्रिक उत्तराखंड में पूरी कर सके। जी हमें बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और हल्द्वानी से बड़ी खबर सामने आ रही है। बनभूलपुरा हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई जारी। पुलिस ने 6 दंगाइयों को फिर किया गिरफ्तार। सीएम धामी ने 24 घंटे में अपना वादा किया पूरा। घोषणा के बाद 24 घंटे में खोली गई पुलिस चौकी। तो ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई जानकारी सामने आ रही है। अब तक 36 दंगाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है मामले में और 41 लाइसेंसी हथियारों को भी जब्त किया गया है। पुलिस टीमें लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी करने में जुटी हुई है। वहीं मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताया जा रहा है। तो हल्द्वानी हिंसा से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है और पुलिस ने 6 दंगाइयों को फिर से गिरफ्तार कर लिया है और सीएम धामी ने 24 घंटे में अपना वादा पूरा किया और जिस हिंसा जहां हुई है उस जगह पर जो है
स्थापित कर दिया गया और अपना वादा सीएम धामी ने पूरा किया, जहां पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अमित चौधरी हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गए। अमित, पुलिस ने मामले में फिर से 6 दंगाइयों को गिरफ्तार किया है, क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए 8 फरवरी के दिन जो बनोपुरा क्षेत्र में यहाँ पर नगर निगम की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी अतियोग हटाने को लेकर के, तो विरोध के नाम पर यहाँ पर आवेदन फैलाई गई और आमदनी की घटना की गई, जिसमें सैकड़ों पुलिसकर्मी की बात की जाए, नगर निगम कर्मचारी की बात की जाए, और वहाँ पर स्थानीय जनता की बात की जाए या पत्रकार की बात की जाए, तो बयान में तो उसके बाद पिछले का माहौल पिछले 6 दिन से हल्द्वानी के अंदर बन रहा है। पुलिस अब लगातार बड़ी कार्रवाई कर रही है, जहाँ घटना के दूसरे दिन उन्होंने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, उसके बाद 25 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। अब तक यहाँ पर जो एसएसपी है प्रहलाद मीणा, उससे कॉन्फ्रेंस की गई है और ये कहा गया है कि इसमें अभियुक्तों को और गिरफ्तार किया गया, इसका संख्या कुल 36 हो चुकी है और अभी कई ऐसे अपराधी लोग हैं जो अभी यहाँ पर गिरफ्तार हो रहे हैं। करीब 5000 लोगों के खिलाफ यहाँ पर एफआईआर दर्ज की गई है और उसी के साथ लगातार कार्रवाई की जा रही है। वही पुष्कर सिंह धामी जो सूबे के मुखिया है, उन्होंने जो घटना के दूसरे दिन आके हल्द्वानी में स्थिति का जायजा लिया, हालचाल जाने यहाँ पर कर्मचारियों के, और लगातार उनसे यही घोषणा की जा रही है कि इसी प्रकार से दंगाई को नहीं बख्शा जाएगा। और उसी के तहत उन्होंने बनोपुरा क्षेत्र में जो मल्लिक का बगीचा था, वहां पर जहाँ घटना स्थल था, वहां पर 24 मल्लिक की बात कही थी और उसको 24 घंटे में कहीं ना कहीं पूरा किया गया है। बनोपुरा में कल यहाँ पर चौकी खुल दी गई है और वहां से लगातार जो कार्रवाई है वो और तेज कर दी गई है। साथ ही क्योंकि सैकड़ों की संख्या बनोपुरा क्षेत्र से लोग जो है गायब हो गए जा रहे हैं, वहां पर उसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हालांकि प्रशासन की तरफ से मानवता को देखते हुए उठाया गया कि जो दंगाग्रस्त क्षेत्र है वहां पर क्योंकि कर्फ्यू लगातार 6 दिन से इंटरनेट की सेवाएं बाधित है। जी अमित, सीएम धामी ने 24 घंटे में जो है अपना वादा पूरा किया है और वहां पर पुलिस थाने को जो है स्थापित कर दिया गया है। बिल्कुल, 24 घंटे के अंदर यहाँ पर थाना यहाँ पर स्थापित कर दिया गया। जो पुलिस धामी ने यहाँ पर ऐलान किया था कि बनोपुरा क्षेत्र में जो घटना स्थल है वहां पर थाना बनाया जाएगा और उसको वहां पर स्थानांतरित कर दिया गया है, थाना बना दिया गया है। तो ये एक बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री की तरफ से की गई थी, जो 24 घंटे के अंदर तत्काल पूरी की गई है। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगातार यहाँ पर सरकार जो यहाँ पर जो घटना को लेकर के लगातार संकेत नजर आ रही है और बड़ी कार्रवाई लगातार की जा रही है। पुलिस प्रशासन लगातार बड़ी कार्रवाई कर रहा है मुख्यमंत्री के आदेश के बाद से। यहाँ पर साफ तौर से कहा गया कि दंगे में जो भी लोग शामिल थे उसको बख्शा ना जाए, उसको लेकर कार्रवाई की गई है। और सबसे बड़ी बात क्योंकि आप बनोपुरा क्षेत्र में मलिक के बगीचे में चौकी बनने के बाद आप वहाँ पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो और आसान हो जाएगी। अब पूरी तरीके से यहाँ पर जो दंगाई है उसकी धरपकड़ और तेज की जा सकती है। जी, अभी वहां पर अमित क्या हालात देखने को मिल रहे हैं? क्या पहले के मुकाबले अब जो है ये हंगामे के आसार कम हुए हैं? बिल्कुल, देखिए बनोपुरा क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्र को पूरी तरीके से यहाँ पर कर्फ्यू अभी भी लगाया गया है। हालांकि हल्द्वानी के और क्षेत्रों से कर्फ्यू हटा दिया गया है, इंटरनेट की सेवा भी यहाँ पर पूरी कर दी गई है, लेकिन बनोपुरा के क्षेत्र के अंदर कर्फ्यू लगाया गया, धारा 44 लागू है और स्टूडेंट साइड के ऑर्डर भी लगातार जारी किए गए हैं। और साथ ही उसके जो आसपास के क्षेत्र है वहां पर भी कर्फ्यू है और इंटरनेट भी है वहां भी बाधित है। और अभी अगर बात की जाए तो हल्द्वानी का जो माहौल है अब वो हल्के हल्के सामान्य होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस फोर्स लगातार बढ़ाई जाती है कि आगे भी कोई घटना की आशंका अगर होती है तो घटना यहाँ पर किया तो उस पर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जा सके, हल्द्वानी के हालातों को लगातार समान किया जा सके, प्रशासन की यही प्राथमिकता है और उसी के साथ लगातार कार्रवाई की जा रही है। लेकिन बनोपुरा में यहाँ पर कोई भी ढिलाई नहीं दी गई है। यहाँ पर जो अतिरिक्त पुलिस वाले वो तैनात किया गया है, पैरामिलिट्री फोर्स वहां पर तैनात की गई है, क्योंकि आज कोर्ट का फैसला भी आना इस मामले को लेकर के। तो उसके बाद यहाँ पर कोई गतिविधि ना बढ़े दंगाइयों की, उसको लेकर के खासा आज के दिन से मुस्तैद है और उसके साथ ही पूरी कार्रवाई यहाँ पर पूरी लगातार कर रही है। एसएसपी जो जिले के नेता जिले के उनकी तरफ से लगातार वहां पर गश्त की जा रही है और किसी प्रकार से दंगाई को ना बख्शा जाए उसको लगातार चिन्हित करने की कार्रवाई की जाती है और लगातार पकड़ है अपराधियों उसको लगातार किया जा रहा है। जी अमित, खबर ये भी कि 41 लाइसेंसी हथियारों को भी जब्त किया गया है। बिल्कुल, 41 यहाँ पर लाइसेंस उनको रद्द कर दिया गया है और उनको जब्त भी किया गया है, क्योंकि लगातार वहाँ पर बनोपुरा क्षेत्र के अंदर जिन जिन लोगों के पास यहाँ पर लाइसेंसी हथियार थे उनको यहाँ पर जब्त करने की कार्रवाई भी की जा रही है। और साथ ही वीडियो फुटेज के माध्यम से जो वीडियो फुटेज प्राप्त हो रहे हैं उसके हिसाब से यहाँ पर जो दंगाई यहाँ पर पहचान की जा रही है उसको भी लगातार गिरफ्तार किया जा रहा है। और खासकर की गतिविधि वहां पर दंगाई अपनी ना बढ़ा सके, कोई अन्य यहाँ पर घटना ना हो सके, उसको लेकर के लगातार तैयारी की जा रही है। उस तैयारी से वहां पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। और जो लाइसेंस की बंदूक है वहाँ की
उनको भी लगातार यहाँ पर अपने कब्जे में लिया जा रहा है। जी, लेकिन जो मुख्य आरोपी है अब्दुल मलिक, कब तक उस पर शिकंजा कस सकती है पुलिस, क्योंकि वो अभी भी गिरफ्त से बाहर है? देखिए, क्योंकि पहले खबरें आती कि जो मलिक के बगीचे के जहाँ पर जो मालिक है अब्दुल मलिक, उसको गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इन खबरों पर पूरी तरीके से एसएसपी बिलाल मीणा ने यहाँ पर विराम लगाते हुए कहा कि उसकी तलाश लगातार जारी है और कई टीमें उसको यहाँ पर ढूंढने के लिए लगातार लगाई जा रही है। कई राज्यों में जहाँ जहाँ उसको होने की आशंका है वहाँ पर लगातार टीमें भेजी जा रही है और यही कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द यहाँ पर जो मुख्य आरोपी है, जो मास्टरमाइंड है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हालांकि लेकिन अभी उसकी गिरफ्तार होने की पुष्टि यहाँ पर नैनीताल पुलिस के द्वारा नहीं की गई है और उसको लगातार यहाँ पर तलाश करने की कार्रवाई लगातार जारी होने की बात की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अमित। तो हल्द्वानी समेत 6 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। और बात करेंगे अगली खबर की। देहरादून से खबर सामने आ रही है मॉनसून सीजन को लेकर हाई कोर्ट अलर्ट। मॉनसून सीजन की तैयारी पर किए सवाल, क्या क्या तैयारी कर रही है सरकार? हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब। 29 अप्रैल तक सरकार को देना होगा जवाब। तो मॉनसून सीजन को लेकर हाई कोर्ट अलर्ट है और 29 अप्रैल तक सरकार को जवाब देना होगा। मानसून सीजन की तैयारी पर सवाल हाईकोर्ट की ओर से किया गया है, जब सरकार से हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है कि सीजन को लेकर क्या तैयारियां सरकार की ओर से की गई है। तो मानसून सीजन को लेकर हाईकोर्ट अलर्ट है और मानसून सीजन की तैयारी पर सवाल किए गए हैं सरकार से हाईकोर्ट की तरफ से कि सरकार की ओर से सीजन को देखते हुए क्या तैयारियां की गई है और 29 अप्रैल तक सरकार को जवाब देने को भी कहा गया है। तो मानसून सीजन को लेकर हाई कोर्ट पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और सरकार से इसको लेकर सवाल किए हैं, क्या कुछ तैयारी सरकार की ओर से की गई है और 29 अप्रैल तक सरकार को इसका जवाब हाई कोर्ट को देना होगा। तो देहरादून से खबर सामने आ रही है, हाई कोर्ट से सरकार को जवाब देने को कहा गया है और 29 अप्रैल तक सरकार को जवाब देना होगा। मॉनसून सीजन को लेकर क्या तैयारियां की गई है, सरकार को इसका जवाब देना है 29 अप्रैल तक और हाई कोर्ट जो है सीजन को लेकर तैयारियों को लेकर पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। और सीधे चलते देहरादून, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लाइव है, क्या कुछ कह रहे हैं चलिए आपको सुनाते हैं। मैं सबसे पहले तो इसका जो भवन फेज 1 बना था, उस दिन आदरणीय ज्योतिरादित्य जी कह रहे थे कि जल्दी ही हम इससे भवन फेज 2 का भी लोकार्पण करेंगे। तो भाइयों बहनों, आज वो बात बिल्कुल सत्य हो गई और जिसका शिलान्यास हुआ उसका लोकार्पण भी हो गया। मैं उससे आप सबको बहुत बधाई देता हूं और आदरणीय ज्योतिरादित्य जी का जो लगातार हमारी देवभूमि के साथ जिनका रिश्ता है, आज इस लोकार्पण के अवसर पर उनके अथक प्रयासों से जो जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पर पहले फेज 1 शुरू हुआ, फिर पिथौरागढ़ की सेवा प्रारंभ हुई, अन्य सेवाएं प्रारंभ हो रही हैं। तेजी से अन्य शहरों के लिए भी जो हम उनसे निवेदन कर रहे हैं, उनको भी भविष्य के प्लानों में वो लगातार सम्मिलित कर रहे हैं। मैं उनका आप सबकी तरफ से बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। साथ ही हम सब जानते हैं कि वो अत्यंत ही ऊर्जावान हैं, लगनशील हैं। उनके नेतृत्व में आज जो नागरिक उड्डयन विभाग है बहुत तेजी से काम कर रहा है। हम सभी जानते हैं कि कोरोना महामारी के बाद किस प्रकार का संकट जहां देश की सभी व्यवस्थाओं पर आया था, उसमें नगर विमानन विभाग बहुत सारे समस्याओं से जूझ रहा था, बहुत सारी चुनौतियां उसके सामने खड़ी हो गई थी। ऐसे समय में उन्होंने बहुत तेजी से काम किया और जब मैं उनसे मुख्य सेवक के रूप में, जैसा उन्होंने बताया कि लगभग 3 साल पहले एक बैठक में मिला, तभी मैंने अनुभव किया कि उन्हें अपने विभाग के कामों की बहुत एक एक छोटी से छोटी जानकारियां तो हैं ही, साथ में उनके अंदर एक बहुत सकारात्मक ऊर्जा भी है और मैं उनकी ऊर्जा से, और जब भी मैं उनसे मिलता हूं तो वो ऊर्जा कहीं ना कहीं थोड़ी हमारी तरफ भी ट्रांसफर होती है, जिसके कारण से हम सब लोग तेजी से काम कर पाते हैं।
मैं वर्तमान में भारतीय नागरिक उड्डयन उद्योग अमेरिका और चीन के बाद घरेलू यातायात में तीसरे स्थान पर आ गया है। इसके लिए भी मैं उनको और उनकी पूरी टीम को, पूरे विभाग को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। भाइयों बहनों, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम जहां एक और वायु सेवाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं, स्वदेशीकरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक आम नागरिक को भी हवाई सेवा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं और इस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। अभी तक रेल द्वारा यात्रियों की जो पहली पसंद रेल रही है, अभी तक रेल में सर्वाधिक यात्रा होती थी, परंतु पिछले कुछ वर्षों में जिस तेजी से हवाई सेवाओं का विस्तार हुआ है, जिस प्रकार से हवाई सेवाएं आम व्यक्ति के लिए आसान हुई हैं, तो हवाई यात्रा परिवहन का सस्ता, तेज एवं विश्वसनीय साधन होने के साथ साथ लोगों में अत्यंत लोकप्रिय भी हो रहा है। यह हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो दीर्घकालिक सोच है, उसी का परिणाम है। नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण की स्थापना 2013 में आपदा के दौरान हुई थी उत्तराखंड के अंदर, और परंतु हमने भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में जो हमारे सामने भी चुनौती थी, उस चुनौतियों का भी सामना करते हुए अवसरों में बदलने के लिए लगातार प्रयास किया है। आज प्रदेश के नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा देवभूमि की देवतुल्य जनता के अतिरिक्त भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार अतिथि देवो भव के सिद्धांत का पालन करते हुए प्रदेश के बाहर के लोगों को भी सस्ती हवाई सेवा देने का काम हमारा यहाँ का ये प्राधिकरण कर रहा है। इससे जहाँ एक ओर हमको राजस्व की प्राप्ति हो रही है, वहीं दूसरी ओर आम जनमानस को सरल एवं सस्ती एवं सुगम जो हवाई सेवाएं हैं वो लगातार उपलब्ध कराई जा रही है। भारत सरकार के उड़े भारत का हर नागरिक योजना के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बेहतर हवाई सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। वर्तमान में इस योजना के अंतर्गत 13 हेलीपोर्ट का निर्माण सहजदारा, चिन्यालीसौड़, गौचर, हल्द्वानी, नैनीताल, अल्मोड़ा, नई टिहरी, श्रीनगर, मसूरी, जोशीमठ, धारचूला, हरिद्वार में किया जा रहा है। आप सभी जानते हैं कि हमारा राज्य धार्मिक एवं पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है और हर वर्ष पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार का ये प्रयास है कि श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को राज्य में आने पर आवागमन की हर सुविधाएं मिलें, उनको परेशानियों का सामना न करना पड़े, उनकी यात्रा सरल हो, सुगम हो और हर प्रकार से सहजता से वो अपनी यात्रा पूरी कर पाएं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान हवाई सेवाओं का है। भाइयों बहनों, हम जौलीग्रांट एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसके तहत ही आज ये टर्मिनल का उद्घाटन हुआ है, नए टर्मिनल का। इसी के साथ साथ अभी हम सब लोग सुन रहे थे आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को कि उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अन्य 2 एयरपोर्ट भी तेजी से विकसित होने की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उनका भी निर्माण कार्य आगे निकट भविष्य में प्रस्तावित है। पंतनगर एयरपोर्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहाँ पर एक बड़ा सिटकुल है, वहाँ पर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है।